Hello and welcome to the Tej Civil's News Bits program. Today we will cover the important editorials of 18th August. So this is the index of news articles we are going to cover. हम लोगों को काफ़ी queries मिल रही थी कि which newspaper we are using for this program. To just clarify, we are not restricting ourselves to a particular newspaper. Our philosophy behind this initiative is कि हम जितने important articles अलग अलग sources से आपके लिए cover कर सकें. तो जैसा आप देख सकते हैं आज हमने बिजनेस स्टैंडर्ड, इंडियन एक्सप्रेस, द हिंदू, हिंदुस्तान टाइम्स, बिजनेस लाइन, द मिंट सभी से आर्टिकल्स को कवर किया है. एंड फॉर योर ईज ऑफ एक्सेस वी आर प्रोवाइडिंग द HD PDFs और दीज क्लिप्स एंड कंप्लीट लेक्चर इन आवर डिस्क्रिप्शन ग्रुप. यू कैन एक्सेस द PDF फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो. तो आज देखते हैं कि कौन कौन सा आर्टिकल हमारे न्यूज़ में है. First article is regarding the GST reform. Second one is regarding agricultural subsidy. Third article is relevant for GS2 which is ethanol blending programs के क्या issues हैं. Fourth one is stray dog versus the rabies prevention. GS3 में हमारे पास केस ऑफ जुडिशियल इंट्रोस्पेक्शन विद रिगार्डिंग टू इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक अच्छा आर्टिकल आया है. देन इंडिया नामीबिया रिलेशन पे एक अच्छा आर्टिकल आया है. देन सेवंथ आर्टिकल इज रिगार्डिंग मेक अमेरिका ग्रेट अगेन की जो एक फंडामेंटल लियोन्टिफ पैराडॉक्स की प्रॉब्लम है, काफ़ी अच्छा आर्टिकल ये है. देन द लास्ट न्यूज़ इज रिगार्डिंग द टैरिफ ट्रैप कि कैसे इंडिया को टैरिफ ट्रैप में नहीं पड़ना चाहिए. तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज न्यूज़ एनालिसिस. The first one is regarding GST reform which is directly relevant under our tax reform issue in GS1. तो जो लीडर ऑफ अपोजिशन है उन्होंने चार इंपॉर्टेंट पॉइंट हाईलाइट किए जो कि जीएसटी के साथ फंडामेंटल इशू है. दीज पॉइंट्स आर फर्स्ट वन इज रेट स्ट्रक्चर का इशू है जीएसटी में. सेकंड वन एमएसएमई वर्सेस क्रोनी कैपिटलिज्म का इशू है. देन फिजिकल फेडरलिज्म का इशू है. देन द एक्सक्लूजन ऑफ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स या कमोडिटीज़ का इशू है. तो सबसे पहले इशू को देखते हैं जो कि रेट स्ट्रक्चर का है. अभी आपने देखा होगा कि जीएसटी में मल्टी स्लैब्स है एंड दिस कंप्लीटली नेगेट द कोर आइडिया ऑफ अ सिंगल टैक्स सिस्टम. तो जीएसटी में जो मल्टी स्लैब सिस्टम है गवर्नमेंट भी ट्राई कर रही है, एम कर रही है कि उसको रिड्यूस किया जाए. इसके साथ ही एक मेजर इशू ये आता है कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी टैक्स जैसे 5% जैसी जो टैक्स स्लैब है, अब उनके साथ दिक्कत क्या आता है कि ऐसी टैक्स स्लैब पे इनपुट टैक्स क्रेडिट को क्लेम करना बहुत मुश्किल हो जाता है या हिडन टैक्स का बर्डन आता है. फॉर एग्जांपल एक इंडस्ट्री है जो कि कुछ रॉ मटेरियल प्रोक्योर करती है और यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी दे आर गिविंग आउटपुट. तो अब इनपुट पे तो उनको 5% जीएसटी देना पड़ा, पर जो इलेक्ट्रिसिटी पे तो कोई जीएसटी नहीं है. तो इफेक्टिवली उन्होंने जो यूज़ करी इलेक्ट्रिसिटी उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट से जो डिफरेंस आएगा दे विल नेवर गेट दैट. तो उनको एक हिडन कॉस्ट पे करनी पड़ी कि उनके द्वारा जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की गई उस पर उनको कोई रिफंड या उस पर कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिला. तो एक तरह से ये एक हिडन बर्डन बढ़ाता है और जीएसटी पे कैस्केडिंग इफेक्ट को इंक्रीज करता है. और जीएसटी का मेन पर्पस ये था कि टैक्सेशन का जो कैस्केडिंग इफेक्ट है उसको कम किया जाए. फॉर एग्जाम्पल टेक्सटाइल के जो रॉ मटेरियल है उस पर आपका 12% का जीएसटी लगता है, बट जो आउटपुट है उस पर 5% का टैक्स क्रेडिट लगता है. तो जो आपका डिफरेंस आया दैट इज क्रिएटिंग अ इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर, जहाँ पे जो प्रोड्यूसर है उसने स्टार्टिंग में ज़्यादा टैक्स दिया है और बाद में उसे उस टैक्स क्रेडिट के लिए वेट करना पड़ेगा. अब क्या होता है कि जो बड़ी फर्म्स हैं उनके पास तो इतना कैपिटल फ्लो होता है कि दे कैन वेट एंड दे कैन सस्टेन दिस डिले, बट जो एमएसएमई है उनके पास इतनी कैपेसिटी नहीं हो सकती क्योंकि दे हैव क्रेडिट इशू, दे हैव फाइनेंस इशू. तो उनकी कैपिटल अवेलेबिलिटी से इफेक्ट होती है. और ये जो इन्वर्टेड टैक्स स्ट्रक्चर है ये काफ़ी सेक्टर फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल में आपको देखने को मिलेगा, फुटवियर्स में देखने को मिलेगा. तो ये जो एमएसएमई है इनकी कैपेसिटी को रिस्ट्रिक्ट करता है. सो दिस इज ऑल्सो अ इशू इन जीएसटी. अब थर्ड इशू इज रिगार्डिंग द फिजिकल फेडरलिज्म. अब जीएसटी में एक कंपोनेंट आईजीएसटी का भी आता है जब इंटर स्टेट मूवमेंट ऑफ गुड्स होता है. बट इस आईजीएसटी में बेसिकली कई बार डिलेज देखने को मिलते हैं कि स्टेट्स को डिसबर्समेंट है उसमें काफ़ी डिले देखने को मिलता है. तो ऑथर सजेस्ट करते हैं कि इफ़ वी हैव आईजीएसटी में टू कंपोनेंट कि एक यूनियन आईजीएसटी और एक स्टेट आईजीएसटी और उनका इंस्टेंट अगर आप रीपेमेंट कर सके तो ये इशू दूर हो सकता है. एंड द लास्ट इशू इज एक्सक्लूजन ऑफ इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स. अगर आप देखेंगे तो अभी भी इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम, इस तरह के जो इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं ये जीएसटी एम्बिट में नहीं लाए गए हैं और अगेन एंड अगेन डिमांड की जाती है क्योंकि इन प्रोडक्ट्स पे फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम पे आपके मल्टीपल टैक्स लगते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पे मल्टीपल टैक्स लगते हैं. अगर ऐसे इसेंशियल कमोडिटीज़ ये सर्विसेज को आप जीएसटी में लाते हैं तो जो टैक्स कंप्लायंस है वो तो इजी होगा ही होगा, साथ ही जो कंज्यूमर है उस पर टैक्स बर्डन का इफेक्ट काफ़ी कम हो जाएगा. फॉर एग्जांपल
इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिस है कि जो बुलियन है, गोल्ड या बुलियन, फॉर एग्जांपल बुलियन, तो इसको एज अ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। बट इंडिया में अगर आप बुलियन लेते हैं तो इसको आप कंजम्पशन में काउंट करेंगे एंड यू विल हैव टू पे जीएसटी। तो ये जीएसटी क्योंकि कंजम्पशन बेस्ड टैक्स है, बट बुलियन इज कंसिडर्ड एज इन्वेस्टमेंट, तो ये पूरे पर्पस को ही नेगेट कर देता है विच बिकॉज हमने जीएसटी को एक कंजम्पशन टैक्स के रूप में बनाया था। तो ये कुछ इश्यूज थे जो जीएसटी में क्या स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट है उस पर हमारा ध्यान दिलाते हैं। अब मेन इशू जीएसटी में आप जब भी ध्यान रखिए कि जीएसटी के पीछे गवर्नमेंट का इंटेंट का इशू नहीं है। गवर्नमेंट इज लुकिंग फॉरवर्ड टू रिफॉर्म, द मेन इशू इज डिजाइन। So whenever you talk in interview also, you don't follow this intent part. Intent is good, the issue is with the design and government is looking after that. So this article was very good, you get some good brownie points for your mains and interview. नेक्स्ट आर्टिकल इज रिटन बाय अशोक गुलाटी जी, एग्रीकल्चरल पे ही इज़ अ वेरी गुड अथॉरिटी और इनके काफ़ी अच्छे आर्टिकल द हिंदू में आपको देखने को मिलेंगे। तो आज जो आर्टिकल था इट रेजेस टू इश्यूज। फर्स्ट, ये इंडिया के अचीवमेंट बताते हैं इन थ्रू आउट द डिफरेंट सेक्टर्स, लाइक कि पॉवर्टी में इंडिया ने कितना अचीव किया, लिटरेसी रेट में अचीव किया, फूड प्रोडक्शन हमारा कैसे मल्टीफोल्ड इंक्रीज किया है। इसके साथ ही हम राइस एक्सपोर्ट में काफ़ी इंक्रीज कर रहे हैं, हमने अपने हॉर्टिकल्चर आउटपुट्स को 15 टाइम से ज़्यादा बढ़ाया है, मिल्क प्रोडक्ट्स के आउटपुट्स को 11 टाइम बढ़ाया है। बट ये रेज करते हैं कि दो हमने इतना अचीवमेंट किया है बट देर आर सम इशू विद द एग्रीकल्चरल। अब ये मेन इशू ये क्या बताते हैं कि सबसे पहले न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, कि आपने देखा होगा कि अभी भी इंडिया की मेजर पॉपुलेशन न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी को अचीव नहीं कर पाई है, डिस्पाइट कि गवर्नमेंट 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन प्रोवाइड कर रही है। दैट मीन्स कि हमने फूड सिक्योरिटी तो इंश्योर कर ली है बट न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी में अभी भी हम पीछे हैं, दैट टू स्पेशली फॉर द एज ऑफ 5। इसी तरह ह्यूमन एजुकेशन या मेटरनल हेल्थ, तो इसमें एक काफ़ी अच्छा इशू सर एग्रीकल्चरल सेक्टर के रिगार्डिंग बताते हैं कि अब हमने काफ़ी इसमें इन्वेस्टमेंट किया है बट मेन इशू अभी भी ये है कि जो हमारा फूड एंड फर्टिलाइजर सब्सिडी है दैट नीड्स टू बी कर्व डाउन। फॉर एग्जांपल फूड एंड फर्टिलाइजर की जो सब्सिडी है इट कॉन्ट्रीब्यूटेड अराउंड 3.7 लाख करोड़ इन 2025 बजट, जिसमें कि 2 लाख करोड़ लगभग आपकी फूड सब्सिडी थी और 1.67 फर्टिलाइजर सब्सिडी थी। अब सब्सिडी देना कोई गलत बात नहीं है, ऑल्दो इट्स अ रेवेन्यू, बट ये आपके कस्टमर को काफ़ी बेनिफिट करते हैं। बट मेन इशू क्या आता है, मेन इशू आता है कि बाय लार्ज देर आर inefficiencies. For example, studies suggest that at least 20 to 25% of these subsidy fail to reach the intended beneficiaries. इस सब्सिडी में इंक्लूजन एरर भी है जहाँ पे फेक बेनिफिशियरी रजिस्टर्ड होते हैं और एक्सक्लूजन एरर भी है जहाँ पे जो डिजायर्ड या एलिजिबल है उनका एक्सक्लूजन हो जाता है। फॉर एग्जांपल आप राजस्थान का केस देखिए, राजस्थान गवर्नमेंट ने बहुत ही अच्छा अभियान चलाया जो कि गिव अप अभियान था। इसमें हमने 18 लाख प्लस फेक बेनिफिशियरी आइडेंटिफाई करे, तो इससे स्टेट रेवेन्यू को काफ़ी मदद मिली। तो ये सर की जो केस स्टडी है ये काफ़ी अच्छा है कि 20 से 25% आपका सब्सिडी पे जो वेस्टेज है उसको हमको कम करना पड़ेगा। और इसे हम कहाँ इन्वेस्ट करेंगे, हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करेंगे, हम अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, हम सप्लाई चेन इनोवेट करने में, इनोवेशन में इन्वेस्ट करेंगे, इंडिया की जो सॉइल क्वालिटी है उसको इम्प्रूवमेंट करेंगे ताकि हमारे एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी पे पॉजिटिव इम्पैक्ट आए। सर कुछ चैलेंजेस भी बताते हैं कि दो इंडिया ने पाकिस्तान और बांग्लादेश को पर कैपिटा में सरपास कर दिया है बट हम अभी भी चाइना से काफ़ी पीछे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप चाइना की पर कैपिटा देखेंगे तो इट इज़ अराउंड $14,000 वेयर एज इंडिया की नियरली $3,000 है। तो ये कुछ रिफॉर्म्स थे एग्रीकल्चरल सेक्टर में या फिर आप इकोनॉमी के किसी भी सेक्शन में इनको यूज़ कर सकते हैं स्पेशली फॉर द सब्सिडी पार्ट। so you must read this article, this is a full article, we have given this page जो कि आपके लिए relevant था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सो नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। इट इज़ रिगार्डिंग कि वाटर हैज़ बीन द इम्पैक्ट ऑफ एथेनॉल ब्लेंडिंग। अब क्योंकि गवर्नमेंट का काफ़ी फोकस है एथेनॉल ब्लेंडिंग पे तो इसमें लेकिन कुछ इश्यूज है जो हमें देखने चाहिए। सो देर आर 4 मेजर इश्यूज कि व्हीकल ओनर्स पे एग्जिस्टिंग क्या इशू आ रहा है, एग्रीकल्चर पे एज ऑफ नाउ क्या इशू आ रहा है, एनवायरमेंट एंड ईवी एडेप्शन पे। तो इस आर्टिकल को ये बिकॉज इट्स नॉन रीडेबल काफ़ी बड़ा आर्टिकल था तो हमने माइक्रो पार्ट्स में आपके लिए अरेंज कर दिया है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि व्हीकल ओनर पे क्या इम्पैक्ट आ रहा है। अब आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट ने अपने E20 के जो टारगेट्स थे उसको 5 साल पहले ही अचीव कर लिया है बट हमारा जो व्हीकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अभी भी उस लेवल पे अपग्रेड नहीं हुआ है। तो आप देखेंगे कि एक इंपॉर्टेंट सर्वे होता है लोकल सर्कल्स का, उसमें पता लगता है कि नियरली 12% आउट ऑफ 36,000 पीपल across 315 districts are in favor of this ethanol blending। तो ये जो है वो एक कंसर्न शो करता है कि लोगों में अभी भी उतना स्वीकार्यता इस चीज़ को लेके नहीं है। साथ ही ये वेल एस्टेब्लिश फैक्ट है क्योंकि हमारे जो एग्जिस्टिंग या प्री
जो प्रीवियस इंजन्स हैं वो E20 कंपेटिबल नहीं हैं, तो हमारी फ्यूल एफिशिएंसी कम होगी। इस रिगार्डिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ही ऑर्गेनाइजेशन नीति आयोग ने भी एक सजेशन दिया था कि गवर्नमेंट को कंपनसेट करना चाहिए कंज्यूमर को कि ड्रॉप इन एफिशिएंसी फ्रॉम एथेनॉल ब्लेंडिंग फ्यूल्स बाय वे ऑफ टैक्स इंसेंटिव ऑन E10 एंड E20 फ्यूल्स। इसके साथ ही एक काफ़ी अच्छा एनालिसिस इस आर्टिकल में था कि दो गवर्नमेंट की जो कॉस्ट है, बिकॉज नाउ वी आर यूजिंग E20, तो हमारी जो ऑयल कॉस्ट है वो कम हुई है। इसी तरह से आप देख सकते हैं कि कोल इंडिया, ONGC, IOC और BPCL जो कि गवर्नमेंट को नियरली 42.3% ऑफ टोटल 3 लाख करोड़ का जो डिविडेंड है जो कि नॉन बैंकिंग पब्लिक सेक्टर से मिलता है उसका एक 42.3% ही कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। तो इनका जो डिविडेंड है वी सी कि दे सॉ राइज ऑफ 255% इन देयर डिविडेंड पे आउट सिंस 2022 जब से पॉलिसी इस्टेब्लिश हुई है। एंड ऑयल प्राइसेस भी आपके 65% से डिक्रीज हुए हैं, बट कंज्यूमर को क्या ये फायदा ट्रांसफर हुआ है? कंज्यूमर गेट ओनली अ 2% डिक्रीज इन पेट्रोल प्राइस एंड alongside it is getting extra burden of the new upgradation of it existing vehicle। तो जो गवर्नमेंट है उनको तो रेवेन्यू में फायदा हुआ है, बट कंज्यूमर को इसका फायदा नहीं हुआ है, और ये हमें देखने को मिलता है इसकी स्वीकार्यता रेट को लेके। अब एग्रीकल्चरल को देखते हैं, तो फाइनेंशियल ईयर 14 में जहां हमारा एथेनॉल प्रोडक्शन शुगर केन से 40 करोड़ लीटर था वो अब बढ़ के 670 करोड़ लीटर हो गया है। दैट मीन्स कि एग्रीकल्चरल में शुगर केन प्रोडक्शन को क्योंकि FRP से प्रोटेक्शन मिलता है तो इसमें काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो एग्रीकल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से एज पार्ट इनकम इसमें काफ़ी बढ़ोतरी देखने को मिली है। बट क्या ये हमारे लिए, इंडिया जैसी कंट्री के लिए एनवायरमेंटली सस्टेनेबल है? तो इसमें कुछ अच्छी रिसर्च हमारे सामने आती है कि एग्रीकल्चरल में 60 से 70 टन ऑफ वाटर चाहिए आपको 1 टन ऑफ शुगर केन प्रोडक्शन के लिए, बट इंडिया में ऐसे एरियाज भी हैं जहाँ पे 1500 से 3000 मिलीमीटर रेनफॉल भी नहीं हो पाती है ना। तो इंडिया के लिए कंसर्न शो करता है। इसमें सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड की एक रिपोर्ट आती है जो ये नोटिस करती है क्योंकि महाराष्ट्र में शुगर केन जो प्रोडक्शन है वो बढ़ा है, तो काफ़ी एरियाज में आपके ग्राउंड वाटर का एक्सट्रैक्शन भी बढ़ गया है। इसके साथ ही डिजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन एटलस ऑफ इंडिया की जो रिपोर्ट आती है 2021 में, दैट शोज कि 30% ऑफ इंडियाज लैंड इज डिग्रेडेड। तो अगर हम वाटर इंटेंसिव नेचर ऑफ शुगर केन को प्रमोशन करेंगे तो इनडायरेक्टली हमारे एनवायरनमेंट को इससे काफ़ी नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अब गवर्नमेंट भी इस क्षेत्र में काम कर रही है। नाउ वी आर डाइवर्सिफाइंग आवर एथेनॉल प्रोडक्शन, वी आर मूविंग टूवर्ड्स कॉर्न, राइस एंड डिफरेंट सोर्स, बट उसके भी अपने नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं। अब फाइनल देखेंगे कि ईवी प्रोडक्शन पे इसका क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। तो इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग जो फाइनल सस्टेनेबिलिटी है, मोर देन एथेनॉल ब्लेंडिंग, अगर हम ईवी की तरफ जाएंगे तो दैट इज मोर सस्टेनेबल वे ऑफ इंश्योरिंग द क्लीन एनर्जी। तो ये आर्टिकल काफ़ी अच्छा था जिसमें एथेनॉल ब्लेंडिंग के जो मल्टी डायमेंशनल इफेक्ट है उसको डिस्कस किया गया, तो आप इस आर्टिकल को रेफर कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज रिगार्डिंग द रेबीज कंट्रोल ऑन द स्ट्रे डॉग्स पर सुप्रीम कोर्ट का रीसेंट जजमेंट आया था। अब अपार्ट फ्रॉम इमोशनल्स, दिस आर्टिकल प्रेजेंट अ वेरी गुड केस स्टडी ऑफ चाइना कि कैसे चाइना के वन हेल्थ मॉडल ने रेबीज कंट्रोल को कंट्रोल किया। अब जो ऑनगोइंग कंट्रोवर्सी है इसमें दो ग्रुप आपको देखने को मिलेंगे, पीपल वर्सेस एनिमल, बट वी हैव टू इंश्योर द को एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ विच इज कॉल्ड वन हेल्थ पॉलिसी एंड चाइना हैज सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेड दैट। अगर आप चाइना का केस देखेंगे तो चाइना में 40 मिलियन स्ट्रे डॉग्स हैं विच इज़ कंपेरेटिवली इक्विवेलेंट टू इंडिया 60 मिलियन। बट आप चाइना के केस में देखिए कि चाइना के केस में 2007 में जहाँ रेबीज से होने वाली डेथ नियरली 3000 थी वो आज कम होकर 300 पे आ गई है। बट इंडिया के केस में WHO के डेटा के अकॉर्डिंग दीज डेथ्स आर नियरली 20 के पर ईयर। सो ये बहुत ज़्यादा हैं रेबीज से होने वाली डेथ में। तो अब इंडिया की जो मॉडल है उसमें बेसिकली और चाइना के मॉडल में क्या डिफरेंस आया, तो चाइना ने बहुत अच्छा काम किया कि चाइना ने वैक्सीनेशन प्रोग्राम पे हैविली इन्वेस्ट किया। चाइना 12 से 15 मिलियन रेबीज वैक्सीन एवरी ईयर एडमिनिस्टर करता है जिसपे कि उसकी टोटल कॉस्ट आती है 1 बिलियन डॉलर पर ईयर की। बट इंडिया के केस में हम देखेंगे कि जो वैक्सीनेशन पे हमारा फोकस है वो उतना नहीं है। साथ ही इंडिया में ये मामला दो मिनिस्ट्री के बीच में उलझ के रह जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री। साथ ही जो ABC रूल है, एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल, वो भी इनडायरेक्टली इस इशू में कंट्रीब्यूट करते हैं क्योंकि रेबीज डॉग को ओनली एक्सेप्शनल केसेस में ही यूथनेशिया अलाउड है। तो एज पर दिस आर्टिकल इफ लीगल यूथनेशिया इज अलाउड फॉर द रेबीज अफेक्टेड डॉग, तो डॉग बाइट के केसेस भी कम हो सकते हैं और
डॉग्स के प्रति जो घृणा उत्पन्न होती है, क्योंकि रेबीज डॉग से अगर जब संक्रमण फैलता है तो जनमानस में स्ट्रे डॉग्स को लेकर एक नेगेटिव परसेप्शन बनता है, तो उसको भी इंडिया कंट्रोल कर सकता है। तो ये 2-3 मेन इशू हैं लीगल एंड एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इनको देख सकते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल इज रिगार्डिंग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इस आर्टिकल में जो है उसका मेन पॉइंट है अनूप बरनवाल केस। तो रिसेंटली आपने देखा होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे काफ़ी एलिगेशंस और कंट्रोवर्सीज चल रही है। तो एक इम्पॉर्टेंट एरिया हमारे एग्जाम के लिए हो जाता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट्स एंड व्हाट आर द इश्यूज रिगार्डिंग दैट। तो मेन इशू क्या है कि अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 से 329 जो कि इलेक्शन कमीशन से डील करता है उसे रेफर करेंगे, तो देयर आर नो स्पेसिफिक प्रोसेस ऑफ अपॉइंटमेंट। उनका जो प्रोसेस है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक्ट द्वारा कंट्रोल होता है। तो प्रीवियसली गवर्नमेंट हैड 1991 एक्ट, बट रिसेंटली उसमें कुछ चेंजेस किए गए जिसकी वजह से कुछ कंट्रोवर्सी हैं, तो हम उन्हें देख लेते हैं। अब होता क्या है कि 2023 में अनूप बरनवाल जी एक पीआईएल फाइल करते हैं वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट में टू ब्रिंग द बेटर ट्रांसपेरेंसी इन अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन एंड चीफ इलेक्शन कमीशन। तो सुप्रीम कोर्ट इसमें ऑब्जर्व करता है कि वाई कांट वी हैव अ इंडिपेंडेंट मैकेनिज्म लाइक एनएचआरसी, सीबीआई एंड इंफॉर्मेशन कमिश्नर के जो अपॉइंटमेंट्स होते हैं। साथ ही सुप्रीम कोर्ट कहता है कि दीज इंडिपेंडेंट अपॉइंटमेंट विल बी इन लाइन with the recommendation of Dinesh Goswami Committee on Electoral Reform 250th Law Commission Report। तो सुप्रीम कोर्ट एक सिलेक्शन कमेटी प्रपोज करता है विच कंसिस्ट ऑफ प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और द सिंगल लार्जेस्ट लीडर ऑफ द अपोजिशन पार्टी एंड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ताकि एक फेयरनेस आए अपॉइंटमेंट में। अब ये सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के तहत करता है, तो आर्टिकल 142 विच गिव्स द पावर सुप्रीम कोर्ट टू डू द कंप्लीट जस्टिस। लेकिन गवर्नमेंट इस फैसले को ओवरटर्न करते हुए सीएसई एंड ईसी अपॉइंटमेंट सैलरी एंड टर्म्स ऑफ ऑफिस एक्ट 2023 लेके आती है, जिसमें गवर्नमेंट कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस करती है। तो सबसे पहले जो अपॉइंटमेंट कमेटी है उसमें गवर्नमेंट लीडर ऑफ अपोजिशन प्राइम मिनिस्टर के साथ सीजीआई को हटाते हुए एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर को रखती है, जो कि गवर्नमेंट को इनडायरेक्टली एक वीटो देता है 2:1 के रेस्पेक्ट में। साथ ही एक इंपॉर्टेंट क्लॉज होता है कि अगर इवन लीडर ऑफ अपोजिशन की सीट वेकेंट है तब भी ये दो जो रिमेनिंग मेंबर है दे कैन रिकमेंड द नेम ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो दिस इशू इज अ कंटेस्टियस इशू। साथ ही सैलरी के रिगार्डिंग या जो फाइनेंशियल ऑटोनॉमी है उस पर भी एक चेंज देखने को मिलता है। प्रीवियसली इनकी सैलरी सुप्रीम कोर्ट के जजेस के इक्विवेलेंट होती थी विच इज़ फिक्स बाय द पार्लियामेंट, दैट वाई दे गेट द फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। बट अब इनकी जो सैलरी है वो कैबिनेट सेक्रेटेरिएट के बराबर कर दी जाती है, जिससे कि इनकी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी प्रभावित होती है। एंड द लास्ट इशू वॉज की लिमिटेशन एलिजिबिलिटी। अब चीफ इलेक्शन कमीशन एंड इलेक्शन कमिश्नर बनने के लिए आपको यू मस्ट हैव हेल्ड द पोस्ट इक्विवेलेंट टू द सेक्रेटरी। तो इससे काफ़ी जो पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं उनका एक्सक्लूजन हो जाता है। तो दीज वर द इशू रिगार्डिंग द 2023 एक्ट्स एंड व्हाट आर द गवर्नमेंट्स एंड द सुप्रीम कोर्ट्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बिकॉज एक इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उसके रिगार्डिंग जो भी इशू रहता है वो हमारे मेंस और इंटरव्यू दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो दीज इशूज आर विद रिस्पेक्ट टू 2023 एक्ट्स। आने वाले टाइम में जो और न्यू इश्यूज ऐड होंगे हम उन्हें भी होलिस्टिकली कवर कर लेंगे। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज रिगार्डिंग इंडिया अफ्रीका रिलेशन, कि कैसे नामीबिया और इंडिया में जो न्यू डिप्लोमेसी स्टार्ट हुई है दैट शो अ न्यू वे टू एंगेज विद द अफ्रीका। इंडिया इज एंगेजिंग विद अफ्रीका बट द प्रॉब्लम अराइजेज विद आवर चेक बुक। विद कंपेयर टू चाइना द साइज ऑफ आवर चेक बुक इज मिनिमल but with limited resource also. How can we engage with Africa in a meaningful way? This article shows a very good path. तो मैम ने काफ़ी अच्छे कीवर्ड्स को यूज़ किया है विच यू शुड मस्ट रीड। तो सबसे पहले मैम बताती है कि इंडिया वर्सेस वेस्ट की अप्रोच में क्या फ़र्क है। जहां एक और इंडिया कल्चरली मीनिंगफुल टर्म्स पे इंगेज करता है, ग्राउंडेड अप्रोच टू पार्टनरशिप बिल्डिंग पे फोकस करता है, वहीं वेस्ट की अप्रोच अगर आप देखोगे तो कंडीशनल एड, ट्रैवल बैन, एपिसोडिक विड्रॉल सच एस यूएस हेड से विड्रॉल करना या माइग्रेंट डिटरेंस। तो ये काफ़ी अच्छे कीवर्ड्स हैं जिन्हें आप यूज़ कर सकते हैं। अब मैम ने एक 3 pronged स्टेप या स्ट्रैटेजी एडवाइस करी है कि इंडिया कैसे अफ्रीका के साथ इंगेज कर रहा है। तो फर्स्टली हमारी जो स्ट्रैटेजी है दैट स्टार्ट्स फ्रॉम आवर हिस्टोरिकल शेयर्ड आइडियाज़ एंड शेयर्ड कल्चर वैल्यूज़। तो अफ्रीका और इंडिया दोनों की जो एंटी कॉलोनियल हेरिटेज है दैट इज़ अ वेरी हिस्टोरिकल मेमोरी फॉर बोथ ऑफ अस एंड इट एक्ट एज अ लेजिटिमेट फोर्स ऑफ सॉलिडारिटी। For example, New Delhi hosted the Southwest Africa People's Organization first ever diplomatic office during the Namibia's liberation struggle। इसके साथ ही जो लेफ्टिनेंट जनरल दीवान प्रेमचंद जी थे, he was is an Indian officer who commanded the United Nations peacekeeping force during the Namibia's delicate transition to independence। तो एक हिस्टोरिकल कनेक्ट दोनों नेशन में आता है।
इस तरह से एक लॉन्ग होल ऑफ एंगेजमेंट एस्टेब्लिश होता है। तो फर्स्ट वन इज हिस्टोरिकल कनेक्टनेस, द सेकंड वन इज कॉपरेशन टू द न्यू एरियाज। अब आप देखेंगे कि न्यू दिल्ली का जो बायलेटरल ट्रेड है दैट इज नियरली अराउंड 800 मिलियन, बट वी आर टारगेटिंग अ $12 बिलियन के डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स अक्रॉस द अफ्रीका विच आर वेरी सिग्निफिकेंट। फॉर एग्जाम्पल इंडिया नामीबिया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन IT, नामीबिया यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंडिया विंग इस्टेब्लिश करता है। तो इस तरह से हम अपने कॉपरेशन को बढ़ा रहे हैं। थर्ड एंड लास्टली जो हमारे फ्यूचर बेस्ड कॉपरेशन है, फॉर एग्जांपल अभी नामीबिया पहली कंट्री बन गई अफ्रीका में जिन्होंने इंडिया के UPI पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को अडॉप्ट किया। तो अगर ये कॉपरेशन मॉडल सक्सेसफुल होता है तो इट विल पेव द वे विद कि हाउ विद अ स्मॉल साइज ऑफ चेकबुक वी कैन कॉन्कोर और वी कैन ओवरकम द चाइनाज इन्फ्लुएंस। बट ऐसा नहीं है कि सब कुछ अच्छा ही है, कुछ इश्यूज भी हैं कि इंडिया के अफ्रीका एंगेजमेंट में अपार्ट फ्रॉम दिस चाइनाज चेकबुक क्या मेन इशू है। तो कुछ मेन इश्यूज हैं कि हमारे इम्प्लीमेंटेशन इशू है, हमारा जो प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन टाइम है उसको लेके काफ़ी कंसर्न है, हमारे पीपल टू पीपल कनेक्ट उतना नहीं है, इवन हमारे जो गवर्नमेंट हेड्स की जो विजिट्स हैं दैट आर कंसिडरेबली लो। फॉर एग्जांपल नामीबिया में बाय एन इंडियन हेड ऑफ गवर्नमेंट अगर आप देखें तो दिस वाज द फर्स्ट विजिट इन नियरली 3 डिकेड। तो ये कुछ इश्यूज भी हैं। साथ ही फ्यूचर स्कोप हमारे लिए क्या पॉजिटिव है ये भी इस आर्टिकल में गिवन है कि नामीबिया हैज़ अ गुड सोर्स ऑफ यूरेनियम प्रोड्यूस, और इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए आने वाले इस टाइम में यूरेनियम एक इंपॉर्टेंट कमोडिटी या मिनरल हो सकता है। तो ये आर्टिकल पेव करता है एक वे कि कैसे इंडिया नामीबिया एंड अफ्रीका से इंगेज कर सकता है, एंड दिस मॉडल को हम एक अफ्रीका पे लार्ज स्केल पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो it's a very good article, especially the keywords ma'am has used, so you must refer this article. Now the next article is regarding the tariff policy of Trump. तो आज एक दो अच्छे आर्टिकल्स आए थे जिसमें ट्रम्प की जो टैरिफ पॉलिसी है इनका इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से क्या मेन इशू है, क्या स्ट्रक्चरल इशू यूएस इकोनॉमी को है, इन्हें डिस्कस किया गया था। तो यह आर्टिकल TCS श्रीनिवास राघवन सर ने लिखा था, where he has given two problems with the US economy. The first one is Leontief paradox and the second one is Triffin's paradox. तो हम देखते हैं कि ये क्या इशू है। तो देखते हैं कि स्ट्रक्चरल इशू क्या है। अब हेक्सकर ऑगलिन जो थे उन्होंने ट्रेड की एक थ्योरी दी थी कि हाउ कंट्री शुड ट्रेड। तो उनका मानना था कि अगर कंट्री आपकी कैपिटल इंटेंसिव है तो आपको कैपिटल गुड्स का एक्सपोर्ट करना चाहिए, अगर आपकी कंट्री फॉर एग्जांपल बांग्लादेश या पाकिस्तान जैसी लेबर इंटेंसिव है तो आपको लेबर गुड्स का एक्सपोर्ट करना चाहिए था। तो यूएस के केस में जब लियोन्टिफ जो कि एक हार्वर्ड के फॉर्मर प्रोफेसर थे एंड ही वाज अ नोबेल लॉरिएट इन 1973, तो वो पाते हैं कि जब उन्होंने यूएस के 1950 का ट्रेड डेटा को एनालाइज किया तो ही फाउंड कि यूएस डिस्पाइट बीइंग अ कैपिटल इंटेंसिव कंट्री यूएस वाज एक्चुअली एक्सपोर्टिंग द लेबर इंटेंसिव गुड्स, वाइज अवेज यूएस वाज इंपोर्टिंग द कैपिटल इंटेंसिव गुड। एंड इवन अगर आप करंट डेट में देखेंगे तो यूएस इज इंपोर्टिंग इट्स ऑयल, आईफोन्स मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम चाइना एंड द टेस्ला। दैट मीन्स कि यूएस एक ऐसी कंट्री है जो कि अपना कैपिटल इंटेंसिव बेस होने के बाद भी अपने कैपिटल एडवांटेज को खो रही है। और ये जो टैरिफ्स हैं ये कैसे यूएसए पे एक दोहरी मार को वाइडन अप करते हैं ये लियोन्टिफ पैराडॉक्स में आपको देखने को मिलता है। तो आगे हम देखेंगे कि कैसे ये लियोन्टिफ पैराडॉक्स टैरिफ के कारण और कंसोलिडेट होता जा रहा है। तो आइडल जो ट्रेड कंडीशंस थी दैट इज एक्स पर द हेक्सलर ऑलिन थ्योरी, बट यूएस इज स्ट्रगलिंग विद दिस लियोन्टिफ पैराडॉक्स कि यूएस इज exporting the labor intensive products and US is importing the capital intensive goods। तो देखते हैं कि ये जो टैरिफ्स हैं वाई दैट विल नॉट मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अब देखिए कि यूएस ने जो टैरिफ्स इम्पोज किए तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा। सबसे पहला आप कैपिटल इंटेंसिव इंपोर्ट्स देखिए। यूएस बेसिकली इंटरमीडिएट गुड्स को इंपोर्ट करता है, देन ही रीफर्निश दैम और देन ही कंप्लीट द फर्निशिंग एंड री एक्सपोर्ट दैम। अगर टैरिफ लगते हैं तो यूएस के जैसे चाइना या इंडिया से आने वाले इंटरमीडिएट गुड्स हैं उनका इंपोर्ट महंगा होगा, तो यूएस के इंपोर्ट्स भी महंगे होंगे, इनपुट भी महंगे होंगे, तो फाइनली वहाँ पे इन्फ्लेशन बढ़ेगी। साथ ही अगर आप लेबर वाली साइड पे देखेंगे तो यूएस के रिटेलिएटरी मेजर के रूप में चाइना जैसी कंट्रीज ने उनके सोयाबीन एक्सपोर्ट्स को बैन किया है विच इज़ अ लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट ऑफ यूएसए। तो अगर यूएस की टैरिफ पॉलिसी रहती है तो यूएस के एक और तो कैपिटल इंटेंसिव इंपोर्ट्स महंगे हो जाएंगे, दूसरी और उनके जो लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट्स हैं उनकी क्वांटिटी कम होगी, तो यूएसए पे दोहरी मार देखने को मिलेगी। साथ ही यूएसए टैरिफ के चक्कर में अपना जो कंपेरेटिव एडवांटेज है ऑन द कैपिटल इंटेंसिव गुड्स उसको भी खो देगा। तो ये एक फंडामेंटल इशू है। साथ ही सर ने काफ़ी अच्छा पैराडॉक्स दिया था दैट इज ट्रिफिन पैराडॉक्स कि यूएस की जो मेन प्रॉब्लम है इट इज़ नॉट द टैरिफ, इट इज़ द रोल ऑफ डॉलर एज अ रिजर्व करेंसी।
अब ये काफ़ी अच्छा पर्सपेक्टिव है कि कैसे अगर किसी कंट्री की मोनोपोली है रिजर्व करेंसी के रूप में तो वो उसके लिए एक चैलेंज भी क्रिएट करती है। फॉर एग्जांपल डॉलर जो है वो वर्ल्ड की करेंसी है, एवरीबडी ट्रेड्स इन डॉलर, बट इससे यूएसए पे एक कंडीशन या ऑब्लिगेशन आ जाता है कि यूएसए को डॉलर की सप्लाई को मेंटेन करके रखना है। तो इसका इम्प्लीकेशन क्या होता है कि यूएसए को ज़्यादा इंपोर्ट करना पड़ता है और एक्सपोर्ट यूएसए का कम होता है ताकि वर्ल्ड में डॉलर की सप्लाई बनी रहे। अब एज अ रिजल्ट यूएसए विल ऑलवेज सी अ ट्रेड डेफिसिट विद द अदर कंट्री, और यही एक इशू है जिसको ट्रम्प बाय इम्प्लीकेशन ऑफ टैरिफ दूर करना चाहते हैं। तो ट्रम्प की जो प्रॉब्लम है दैट इज द यूएसए की रिजर्व करेंसी रोल, बट ही इज ट्रीटिंग इट विद द रॉन्ग मेडिसिन ऑफ द टैरिफ। लेकिन अब क्या होता है कि अगर आपके डेफिसिट बढ़ेंगे तो आपकी डॉलर की स्टेबिलिटी भी खतरे में आ जाएगी। तो टैरिफ से हो क्या रहा है कि फंडामेंटली आपके डेफिसिट विल रिमेन ड्यू टू द टैरिफ ट्रिफिन पैराडॉक्स, लेकिन दूसरी ओर आप अपने लिए इंपोर्ट्स को महंगे बढ़ा रहे हो जिसके कारण आपकी डोमेस्टिक इकोनॉमी भी खतरे में आएगी। तो इससे होगा क्या कि अगर आप टैरिफ किसी कंट्री पे लगाते हो तो जस्ट आपका ट्रेड वन कंट्री से सेकंड कंट्री पे ट्रांसफर हो जाएगा। लाइक अगर आपने इंडिया पे टैरिफ इंपोज करे तो सेम आपका ट्रेड वियतनाम या मैक्सिको से बढ़ जाएगा, बट दैट डजंट मीन कि आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट है दैट विल गो डाउन। आपकी फंडामेंटल प्रॉब्लम डॉलर एज अ रिजर्व करेंसी के कारण है, ना कि टैरिफ के कारण है। तो ये दो आर्टिकल्स काफ़ी अच्छे पैराडॉक्स को डिस्कस करते हैं, ट्रिफिन पैराडॉक्स, लियोंटिफ पैराडॉक्स। ये काफ़ी न्यू पर्सपेक्टिव है एंड यू विल नॉट गेट दीज काइंड ऑफ वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन इन एनी कोचिंग बुकलेट्स। तो आप इस तरह के आर्टिकल्स को पढ़िए ताकि आपकी खुद की अंडरस्टैंडिंग, खुद का एनालिटिकल वे डेवलप हो सके। एंड लास्ट आर्टिकल इज रिटन बाय कौशिक बासु सर। सर कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं और साथ ही फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर भी रह चुके हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। तो इन्होंने काफ़ी अच्छा पॉइंट दिया कि वाई इंडिया शुड नॉट इम्पोज द रिटेलिटरी टैरिफ ऑन द डोनाल्ड ट्रम्प ऑन द वॉशिंगटन, क्योंकि ये एक टैरिफ ट्रैप है। अब ये पूरा आर्टिकल डिस्कस करता है कि ये टैरिफ ट्रैप की थ्योरी क्या है। तो सबसे पहले सर बताते हैं कि वाई ट्रम्प हैज़ टेकन इंडिया फॉर द ग्रांटेड। तो एरियल रूबिस्टन का एक मॉडल था विच इज़ कॉल्ड सबमिशन मॉडल, कि अगर आप किसी कंट्री के सामने विदाउट शोइंग अ फाइट या विदाउट शोइंग रेजिस्टेंस सबमिट करते हैं तो यू विल लेड टू द एक्सप्लॉयटेशन, आपकी वो कंट्री द्वारा एक्सप्लॉयटेशन होना तय है। तो दिस मॉडल इज बेस्ड ऑन एंथोनी चेकोस स्टोरी द निनी, कि ओबीडियंस विदाउट द रेजिस्टेंस विल लीड टू द एक्सप्लॉयटेशन। अब इस आर्टिकल की इंपॉर्टेंट न्यूज़ को देखते हैं कि वाई इंडिया शुड नॉट फॉल टू द टैरिफ ट्रैड, टैरिफ का जो ट्रैप उसमें क्यों नहीं फंसना चाहिए। तो सबसे पहले अगर इंडिया रिटेलिएट करता है तो दैट विल हर्ट इंडिया मोर देन द यूएस, क्योंकि इंडिया का केस देखें तो इंडिया इज़ द 10th लार्जेस्ट पार्टनर फॉर द यूएस, लीविंग बिहाइंड फ्रॉम मैक्सिको, कनाडा, चाइना, जर्मनी। बट इंडिया और यूएस में हम देखें तो हमारे लिए यूएस सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है विद द मैक्सिमम सरप्लस। तो अगर एक यूएस जैसे पार्टनर को हम होते हैं तो हमारे ट्रेड सरप्लस पे भी काफ़ी इम्पैक्ट होगा। और यूएस की जो इकोनॉमी है इट इज़ मच बिगर इन साइज देन अस, तो उसमें एक शॉक एब्जॉर्बेंट कैपेसिटी हमारी इकोनॉमी की तुलना में ज़्यादा है। सेकेंडली, करेज ऑलवेज डजन मीन्स टिट फॉर टैट, कि यूएसए जो है, यूएसए की जो पॉलिसीज हैं दैट आर सेल्फ डिस्ट्रक्टिव एंड यूएसए इज आइसोलेटिंग इटसेल्फ नॉट ओनली फ्रॉम ग्लोबल इकोनॉमी बट इट इज स्टार्टिंग अ न्यू एरा ऑफ डी ग्लोबलाइजेशन। तो यूएस जो एक टाइम पे ग्लोबलाइजेशन का चैंपियन था इट इज़ रिवर्सिंग फ्रॉम दैट पाथ। इससे हो क्या रहा है कि डी डॉलराइजेशन को पुश मिल रहा है, ब्रिक्स इकोनॉमीज कंसोलिडेट हो रही है, एक मल्टीपोलर वर्ल्ड की तरफ जा रहा है। तो अल्टीमेटली यूएस की जो हेजीमोनी है इट इज़ गोइंग डाउन। तो सर कहते हैं कि इंडिया को रिटेलिएशन नहीं करना चाहिए क्योंकि यूएस ऑलमोस्ट या स्वयं ही एक सेल्फ डिस्ट्रक्शन पाथ पे चल रहा है, एंड लेट इट गेट डिस्ट्रॉय रादर देन वी डिस्टर्बिंग हिम। एंड द थर्ड वन इज कि यूएस जो एक आर्ग्यूमेंट देता है इन्फेंट इंडस्ट्री कंसेप्ट। इन्फेंट इंडस्ट्री कंसेप्ट क्या होता है कि कई डेवलपिंग कंट्रीज में ऐसी इंडस्ट्रीज होती है जहां अगर आप प्रोटेक्शन नहीं दोगे तो दे विल नॉट गेट ड्यू डेवलपमेंट। फॉर एग्जाम्पल जो अलेक्जेंडर हैमिल्टन थे यूएसए के ही ट्रेड सेक्रेटरी, उन्होंने ही ये इन्फेंट इंडस्ट्री कंसेप्ट और टैरिफ पॉलिसी स्टार्ट करी थी टू प्रोटेक्ट द लोकल इकोनॉमी। बट करंट टाइम में अगर आप यूएस का केस देखें तो यूएस का ये बिल्कुल भी केस नहीं है। 90+ ईयर की उनकी इकोनॉमी है और दैट आर डायरेक्टली नॉट द केस ऑफ इन्फेंट इंडस्ट्री कंसेप्ट, कि उन्हें इस तरह के प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है कि उन्हें टैरिफ का यूज़ करना पड़े। इंस्टेड यूएसए को अपना फंडामेंटल जो इशू है दैट इज़ द वेज इशू। अगर यूएसए को अपनी इकोनॉमी को सस्टेनेबल बनाना है तो उन्हें, या मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाना है तो उन्हें वेज इशू को सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस कारण से इंडिया को ट्रैप जो है टैरिफ के उसमें नहीं फंसना चाहिए। अब वाई टैरिफ विल नॉट मेक अगेन
अमेरिका ग्रेट अगेन, इस पर हमने 2 पॉइंट्स पहले भी देखे थे, एक पॉइंट 2 पॉइंट यहाँ पे भी हम देख लेते हैं कि जो ये इन्फेंट इंडस्ट्री का कंसेप्ट है, इट इज़ अ आउटडेटेड कंसेप्ट फॉर द यूएस एंड देर इज नो पॉइंट ऑफ शील्डिंग द इंडस्ट्रीज विच आर ऑलरेडी फ्लोरिश्ड ओवर द 90 ईयर्स। तो ये काफ़ी अगेंस्ट द थ्योरेटिकल परस्पेक्टिव जाता है। सेकेंडली, अगर आपको मागा का कंसेप्ट को रियलाइज़ करना है तो मेन इशू आपके वेजेस हैं। टू कम्पीट विद द चाइना, इंडिया एंड वियतनाम, आपको अपने वेजेस कम करने पड़ेंगे ताकि आपकी मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट मिले। आप जो है वो इंटरमीडिएट गुड्स का इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम दीज कंट्री एंड विद द चीप लेबर, दैट्स वाई यू आर एबल टू फुलफिल योर डोमेस्टिक नीड। अगर आप इन्हीं कंट्रीज़ पे अपना टैरिफ लगा देंगे तो आपकी इंटरमीडिएट गुड्स की कॉस्ट बढ़ जाएगी। अल्टीमेटली रिजल्ट होगा कि आपका डोमेस्टिक जो इन्फ्लेशन है दैट विल स्पाइक अप। तो आपका मेन इशू जो है वो वेजेस को लेके है। बट यूएस के केस में जो कि एक डेवलप इकोनॉमी है जहाँ पे पर कैपिटा इनकम इतनी ज़्यादा है, वेजेस रिडक्शन करना नाइदर रियलिस्टिक है एंड नॉर पॉसिबल है। तो सर ने काफ़ी अच्छा पर्सपेक्टिव दिया था कि वाई इंडिया शुड नॉट फॉल टू डोनाल्ड ट्रम्प्स टैरिफ ट्रैप। सो यू मस्ट रीड these articles. I hope we like you like our today's news bits. So if you are liking this initiative, please do consider share, like and subscribe. And आपको आज की जो HD PDF है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, जिसे कि आप तेज सिविल्स के टेलीग्राम चैनल से एक्सेस कर सकते हैं। थैंक यू।